पावर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील के पास में क्या पावर होती है, एक्यूज के पास में क्या अधिकार होते हैं, तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 24 के अंदर। तो सीख लेते हैं सीआरपीसी सेक्शन 301 से लेके 303 तक, देखिए क्या कहता है। लेकिन भाई ये जो चैप्टर ना 24, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एपीयू की तैयारी कर रहे हो, इसलिए इस चैप्टर का कोई भी सेक्शन मिस मत करना, एक एक सेक्शन अच्छे से पढ़ना और उन सेक्शन का एक एक क्लॉज अच्छे से पढ़ना, कुछ भी मिस मत करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। देखिए क्या कहता है 301, अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा हाजिरी देखिए कैसे होगी, ये चीज बता रखी है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में हमने कहां सीखा था, तो इसके बारे में हमने जो सीखना स्टार्ट किया था वो क्या था, सीआरपीसी सेक्शन 2U से, है ना। वहां पे बताया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है, लेकिन इन लोगों ने हमको वहां पे गोली दे दिया था, इन लोगों ने मतलब सीआरपीसी ने, यहाँ पे लिख दिया कि आप जाके 24 देखिए, वहां पे बता रखा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है। अब वही गोली मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि आप जाके मेरी क्लास एक सीआरपीसी सेक्शन 24 वो जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है, सरकारी वकील होता कौन है, कैसे इसको अपॉइंट किया जाता है, 2 तरीके से इसको अपॉइंट किया जाता है, कैसे डीएम साहब इसका लिस्ट में नाम देते हैं, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो सारी चीज मैंने वहां पे आपको बता रखी है, जाके देख लीजिए। इससे अगले सेक्शन में बता दिया कि 25 के अंदर कि असिस्टेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको कहते हैं, कैसे इसको अपॉइंट किया जाता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, तो सारी चीज यहाँ पे बता दी। इसके बाद फिर जो हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना, समझा, देखा, इसकी पावर को जाना, वो था 199 के अंदर। 199 मतलब डेफामेशन, अगर कोई राष्ट्रपति की मानहानि करता है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी पब्लिक सर्वेंट की अगर मानहानि करता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास में पावर होती है, वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट मामले को सेशन कोर्ट में चला सकता है, उसके पास में परमिशन होती है ना। फिर उसके बाद में हमने कहा सीखा था पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, 225 से लेके 237 तक, यानी कि जब सेशन कोर्ट आया था कि सेशन कोर्ट के अंदर मामले को कौन चलाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर चलाता है इजाजत लेके, तो कैसे कैसे चलाएगा, वो सारी चीजें यहां से लेके यहां तक हमने सीखा था। और 199 के लिए इन्होंने बना दिया 237, तो यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हम जब सीखेंगे, इसका जो जिक्र आएगा वो आएगा 301 के अंदर कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे मामले को हाजिर करता है, इसके पास में क्या क्या पावर होती है। और इसके बाद में जो जिक्र आएगा, वैसे तो हल्का फुल्का जिक्र आता रहेगा, लेकिन फिर आएगा 321 के अंदर। 321 मतलब कैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर मामले को वापस ले सकता है। तो भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर आप सीख रहे हो तो ये चीजें आप मद्देनजर जरूर रखें, और अगर आपको नहीं पता तो एक बार इन सेक्शन के ऊपर जाके नजर जरूर मार लें, आपको पता लग जाएगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कभी नहीं भूलोगे। और अगर आपका सपना भी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने का, तो फिर तो बनता ही है, तो जाके ये जरूर सीख लेना। अब सीखते हैं 301, अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा हाजिरी, देखिए अगर किसी मामले का इंचार्ज पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो वो मामले को हाजिर करवा सकता है बिना वकालतनामा के। यानी कि ये जैसे कोई क्या है, ये प्रोसिक्यूशन हो गया, ये मजिस्ट्रेट साहब हो गए, और ये कौन हो गया, ये आपका एक्यूज हो गया। तो किसी भी कोर्ट के अंदर अगर मामले का इंचार्ज पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो वो अपने मामले को कोर्ट में हाजिर करवा सकता है, भले ही मामले का ट्रायल चल रहा हो, इंक्वायरी चल रही हो या अपील चल रही हो, वो क्या कर सकता है, वो मामले को कोर्ट में हाजिर करवा सकता है, और वो उस मामले की पैरवी भी कर सकता है बिना वकालतनामा के। यानी कि ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसको वकालतनामा देने की जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भले ही चाहे मामला इंक्वायरी का हो, ट्रायल का हो या फिर अपील का हो, अगर ये किसी मामले का इंचार्ज है और ये उस मामले को कोर्ट में हाजिर करता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना वकालतनामा नहीं देना पड़ेगा, बिना वकालतनामा दिखाए ये मामले की पैरवी कर सकता है। और अगर इसी की जगह कोई प्राइवेट एडवोकेट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर पहले अपना वकालतनामा दिखाना पड़ेगा, फिर वो अपने मामले को हाजिर करेगा कोर्ट के अंदर, फिर उसकी पैरवी करेगा। तो ऐसे प्रोसेस होता है। लेकिन अगर वहीं पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो इन लोगों को परमिशन की जरूरत नहीं है, इन लोगों को वकालतनामा दिखाने की जरूरत नहीं है, इनके पास में अपनी एक पावर है, उस पावर का यूज करते हुए मामले को हाजिर कर सकते हैं और उसकी पैरवी भी ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को जरूर बताएं। दूसरी बात, इसी सेक्शन के अंदर ये कह दी कि अगर वहीं पे कोई विक्टिम है जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसे मिला हुआ है, और वो चाहता है कि उसके मामले की जो पैरवी है वो कौन करे, उसके मामले को कौन चलाए, सीधी सी सिंपल सी बात ये है। अगर वो चाहता है कि भाई मेरे मामले को चलाने वाला पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना हो, कि मेरा कोई अपना वकील हो, यानी कि मेरा कोई भी प्राइवेट एडवोकेट हो जिसको मैं लेके आऊं, वो मेरे मामले को चलाए, वो मेरे मामले की पैरवी करे, तो ऐसे में इसके पास अधिकार है, ये वो भी कर सकता है। इसके पास में भले ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, अगर ये चाहता है कि इसके सिवाय मेरे पास अपना कोई प्राइवेट एडवोकेट हो, तो ये उसको भी हायर कर सकता है, उससे मामला चलवा सकता है जी। तो यहाँ पे उसके पास में जो विक्टिम, उसके पास में ये पावर होती है। लेकिन जो ये प्राइवेट एडवोकेट आएगा, ये मामले की पैरवी तो करेगा, लेकिन जो भी करेगा इससे पूछ के करेगा,
किससे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, है ना। वो केजीएफ में कहता है ना, बड़ी माँ, हमारी बड़ी माँ लाओ, ये बड़ी माँ है भाई। यानी कि ये आ गया, इसको हायर भी कर लिया। जैसे मान के चलो 376 का मामला ले लेते हैं, आईपीसी सेक्शन 376। अरे आईपीसी तो आपको अच्छे से आता होगा। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ, जब से मैंने आपको सीआरपीसी करवाना स्टार्ट किया, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को आईपीसी ना बहुत अच्छे से आता है, ऐसे फिंगर्स पे आता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता तो आपको आना भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेके 511 तक के जो सेक्शन है वो क्या कहना चाहते हैं, किसमें डेफिनेशन बताइए, किसके अंदर पनिशमेंट बताइए, कितनी पनिशमेंट बताइए, कौन सा सेक्शन बेलेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है, कौन सा सेक्शन कोग्निजेबल होता है, कौन सा नॉन कोग्निजेबल होता है, कौन सा कंपाउंडेबल होता है, नॉन कंपाउंडेबल होता है। तो ये सारी चीजें है ना आपको ऐसे फिंगर्स पे आनी चाहिए। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप B1 की तैयारी कर रहे हैं, भले आप APO की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फिंगर्स पे आपको आना चाहिए आईपीसी। चाहे उसके बाद आप सीआरपीसी करना, फिर सीआरपीसी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसीलिए मैं ना इससे पहले वाली जो क्लास होती थी सीआरपीसी की, मैं आपको बीच बीच में पूछता भी रहता था कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके ऊपर कौन सा आईपीसी का सेक्शन लगेगा, तो अगर कोई ऐसा करेगा तो वो मैं इसीलिए पूछता था क्योंकि मेरा मानना है कि आप लोगों को आईपीसी फिंगर्स पे आता है। तो अगर नहीं आता तो जाके सीख लीजिए भाई, सिखा रखा। देखिए क्या कहता है, मान के चलिए कोई लड़की है 376 की विक्टिम है, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिल गया, लेकिन वो लड़की चाहती है कि नहीं भाई मैं मेरे मामले को किसी प्राइवेट वकील से चलवाना चाहती हूँ, मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो ऐसे में प्राइवेट एडवोकेट है ये हायर कर सकती है, लेकिन ये मामले की पैरवी तो करेगा, लेकिन इससे पूछ के, इसको बता के कि भाई मैं कल को क्या करूंगा, कैसे एविडेंस लूंगा, कैसे नहीं लूंगा, कैसे एग्जामिनेशन करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, वो सारी चीज पहले यहाँ पे बताएगा, फिर ये लोग ऑर्डर देंगे। यानी कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑर्डर देगा, या फिर अगर इसकी जगह असिस्टेंट है तो ये ऑर्डर देगा कि हाँ आपको ऐसा करना है, फिर ये वैसा ही करेगा जैसे ऑर्डर मिला है। तो मामले की पैरवी तो कर सकता है, लेकिन मामले को चलाने वाला कौन होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होगा, या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। और जैसा ही ऑर्डर देंगे वैसा ही इसको करना पड़ेगा। अब तू इससे चलवा चाहे इससे चलवा, अब वो उसकी मर्जी है। बात समझ में? तो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास में पावर है कि ये बिना वकालतनामा के मामले को हाजिर कर सकता है और उस मामले की पैरवी कर सकता है। और अगर कोई जहां पे ये है और इसके होते हुए अगर कोई ऐसे प्राइवेट एडवोकेट हायर करता है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जो भी करेगा वो इससे पूछ के करेगा। अरे जैसे सास बहू का जो मैटर होता है घर के अंदर, अब नई नई शादी हो गई, अब नई नई बहू घर में आई है, रसोई में गई है। अब रसोई में जो खाना वाना जो बना रही है ना, बना तो अपने तरीके से रही है, लेकिन पूछना किससे पड़ेगा? सासू जी से पूछना पड़ेगा, है ना, कि मम्मी जी आज शाम को आलू गोभी बना लें, है ना। तो बनाए तो ये अपने तरीके से। अब सास को मान सकते हो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर, है ना। अगर वहीं पे सास ना हो तो फिर जेठानी को मान सकते हो आप, ये अपना क्या बोलते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब वो क्या करेगी बेचारी, रसोई में तो चली गई, अब सास है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछेगी कि मम्मी जी आलू गोभी बना लें, है ना। अब उसने ऑर्डर दिया, फिर वो बनाएगी अपने तरीके से, लेकिन पहले ऑर्डर लिया। और अगर वो नहीं है तो तू नहीं तो कौन बे? तो जेठानी जी भाई। तो जेठानी जी मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इससे परमिशन लेगी कि दीदी कहते हो तो आलू गोभी बना लें। इन्होंने ऑर्डर दिया, बनाएगी अपने तरीके से। तो ये जो प्राइवेट एडवोकेट है अपने तरीके से चलाएगा, लेकिन किसको बता के, किससे पूछ के? पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछ के सॉरी। अगर वहीं पे एविडेंस होने के बाद में, ठीक है, इसी सेक्शन के अंदर बता रहा हूं, अगर एविडेंस होने के बाद में अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स है तो वहां पे ये जो प्राइवेट एडवोकेट जो इन्होंने हायर किया है, तो ये कोर्ट की परमिशन से वो लिख के दे सकता है कि मेरे ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये सेक्शन आपको समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। देखिए क्या, मैं लास्ट में कर देता हूं, आप ये रिपीट। 302 परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। भाई प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए परमिशन। अब ये क्या कहता है? अब ये कहता है कि भाई कोई मजिस्ट्रेट अगर कोई पुलिस वाला मामला कंडक्ट करना चाहता है, कोई भी पुलिस वाला अगर मामला कंडक्ट करना चाहता है तो कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट उसको क्या दे सकती है? परमिशन दे सकती है। दो तरह की बात कहता है ये सेक्शन। ये मान के चलिए प्रोसिक्यूशन है, ये आपका एक्यूज है, और ये है पुलिस वाला। अगर ये पुलिस वाला मामला कंडक्ट करना चाहता है तो कोर्ट इसको परमिशन दे सकती है। इसको कोर्ट से परमिशन पहले लेनी पड़ेगी, और अगर कोर्ट इसको परमिशन दे देती है फिर ये मामले को कंडक्ट कर सकता है। लेकिन ये पुलिस वाला कौन होना चाहिए? तो ये पुलिस वाला होना चाहिए कम से कम कोई इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से ऊपर का कोई अगर रैंक है तो। इंस्पेक्टर से ऊपर कौन होता है? डीएसपी हो गया। डीएसपी से ऊपर कौन होता है? एएसपी हो गया। एएसपी से ऊपर कौन होता है? एसपी हो गया। फिर एसएसपी हो गया, और एसएसपी से ऊपर कौन हो गया? फिर डीआईजी हो गया। डीआईजी के बाद में फिर आईजी हो गया, और इधर साइड में कमिश्नर हो जाता है, फिर एडीजीपी हो गया,
और फिर डीजीपी हो गया, ये होते हैं ना। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये चाहे तो मामले को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट साहब से लेनी पड़ेगी, यानी कि जिस कोर्ट के अंदर मामला है उस कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर वो परमिशन दे देते हैं कि हाँ आप भी मामले को कंडक्ट कर सकते हैं, तब ऐसे में पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, वो पुलिस वाला इस रैंक या तो ये या इससे ऊपर वाले रैंक है, तो ये मामले को ऐसा कंडक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वहीं पे एडवोकेट जनरल है और या फिर गवर्नमेंट एडवोकेट है या फिर ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इनको परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, पुलिस वाला अगर मामला कंडक्ट करना चाहता है तो इसको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसकी जगह पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एडवोकेट जनरल है, गवर्नमेंट एडवोकेट है, तो इनको परमिशन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, तो हम सीख ही रहे हैं भाई, क्यों जरूरत नहीं है ना। ये तो जाएंगे और जाते ही अपना मामला हाजिर करेंगे और जाते ही कर देंगे स्टार्ट, बिना वकालतनामा दिखाए। इनके पास में तो पावर है ही। लेकिन अगर पुलिस वाला कोई मामला कंडक्ट करना चाहता है तो इसको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर वहीं पे दो तरह की बात कहता है सेक्शन, पहले के अंदर एक फिर परंतु लिख दिया, प्रोवाइडो लिख दिया। देखो क्या कहता है कि अगर वहीं पे कोई पुलिस वाला मामला कंडक्ट करना चाहता है और वो पुलिस वाला उसी मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है और वो एक्यूज की तरफ से ऐसा मामला कंडक्ट कर रहा है, तब ऐसे में उसको फिर परमिशन नहीं दी जाएगी कि भाई आप मामले को कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसी मामले में तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं यार, आप उसी मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और उसी में अगर आप मामला कंडक्ट करेंगे तो फिर नहीं, फिर इनको परमिशन नहीं दी जाएगी। इसी तरह एक सेक्शन होता है 479 ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब किसी बंदे की शिकायत करते हैं और वही मजिस्ट्रेट साहब फिर उस बंदे के मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पे लिख रखी है। हाँ, अगर करना चाहे तो ऊपर की कोर्ट से ऐसे परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे उसकी मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। तो भाई देखिए, नॉर्मल कोई भी इंसान हो, आप उसे में हो, इंसान की फितरत होती है, हमारे सामने जो हो रहा है हम हमारी आंखों पे भरोसा करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है, अगर हमारी आंखों के आगे कोई किसी को थप्पड़ मारा है तो जिसने थप्पड़ मारा है हम उसी को दोषी मानते हैं। एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि आप तो उसने अपने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया। तो अगर मेरे सामने कोई मार रहा है और मैं ही उसको अगर अपनी कोर्ट में हाजिर करूं तो मेरी नज़रों में तो वो आरोपी ही है। मेरी पहली इंटेंशन तो यही जाएगी ना, उसके प्रति मेरा पहला परसेप्शन तो यही रहेगा, इसी ने कांड किया है। तो इसीलिए ये चीज़ लिख दी कि उस कोर्ट जिस मजिस्ट्रेट सामने अगर उसको ऐसे गिरफ्तार करवाया तो उसके सामने उसकी ऐसे सुनवाई नहीं की जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कि अगर कोई पुलिस वाला अगर किसी केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो उस मामले को ऐसे कंडक्ट नहीं कर सकता। समझ में आई। दूसरी बात ये कह दी कि अगर वहीं पे परमिशन दे दी मजिस्ट्रेट साहब ने कि आप लोग कंडक्ट कर सकते हैं, मामले को आप चला सकते हैं, परमिशन दे दी। अब उसके पास में दो ऑप्शन हो गए, अब वो चाहे तो खुद मामला कंडक्ट कर सकता है, और अगर उसके मन में आया कि नहीं यार मैं रहने देता हूं, मैं काम करता हूं, प्लीडरी कर लेता हूं, प्लीडरी ठीक है, तो ऐसे में वो एडवोकेट भी कर सकता है, प्लीडरी भी। अब इसके पास में दो ऑप्शन हो गए, चाहे तो खुद या चाहे तो प्लीडर। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये सेक्शन मेरे को जरूर बताएं। देखिए 303 क्या कहता है, राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड। जिस बंदे को गिरफ्तार किया है, राइट ऑफ पर्सन उसका अधिकार है, अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग जिसके खिलाफ में मामला चल रहा है कि उसके खिलाफ में, आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड, वो अपनी प्रतिरक्षा के लिए क्या कर सकता है, अपने पसंद का एडवोकेट, अपने पसंद का वकील कर सकता है। उसके पास में क्या है, राइट है, जिसका ये अधिकार है। और जहां पे बात अधिकार की आती है ना, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना, जहां भी बात अधिकार की आए मतलब उसका मामला कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है जी, है ना। या राइट की बात आई तो उसका मतलब कहाँ जुड़ा हुआ है, ये फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट मतलब आर्टिकल समझ गया ना, तो उसके साथ में इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। जैसे वो फिल्म देखी थी ना, क्या बोलते हैं उसको, अवतार, उन सब का कनेक्शन एक पेड़ के साथ में होता है, सभी पेड़ से अपनी अपनी चोटियां बांध के घूम फिर रहे होते। अरे वाह भाई वाह। तो इसी तरह जहां पे बात राइट की आई है, मतलब उसका कनेक्शन किसके साथ में, फंडामेंटल राइट्स के साथ में है ही है। तो ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन ये कहता है कि जो एक्यूज है, जिसके खिलाफ में प्रोसीडिंग चल रही है, उसका अपना एक अधिकार है। ये अधिकार है कि वो अपने पसंद का लीडर कर सकता है, अपने पसंद से एडवोकेट कर सकता है। मतलब सीधी सी सिंपल सी बात यह कि उसके ऊपर थोपा नहीं जाएगा कि आपको यही लीडर करना है, नहीं, उसकी मर्जी है, वो जिसको हायर करना चाहे उसको हायर कर सकता है। ये उसके पास में आजादी है, उसके पास में अधिकार है। अब ये अधिकार आया कहां से, तो ये अधिकार आता है आपका फंडामेंटल राइट से, आर्टिकल 22 से। 22 का भी पॉइंट 1 जाके आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इसको इसके साथ में अटैच करके पढ़ना। यहां से इस चीज को कॉपी किया गया था, यहां पे आके इसको पेस्ट कर दिया कि अगर किसी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उसके पास में राइट है, क्या राइट है, कि वो अपने पसंद का एडवोकेट कर सकता है, प्लीडर कर सकता है। और अगर कोई पुलिस वाला किसी बंदे को ऐसे गिरफ्तार करता है तो उस पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि उसको बताए
कि भाई साहब आपके पास में ये वाला राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पसंद से एडवोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 303 के तहत वो अपनी पसंद का एडवोकेट कर सकता है, आर्टिकल 22(1) के तहत अपनी पसंद का एडवोकेट कर सकता है। और पुलिस वालों की ड्यूटी होती है, अगर वो किसी को गिरफ्तार करें तो पहले बताएंगे किस सेक्शन के तहत होती है वैसी ड्यूटी, ये आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, तो तीनों सेक्शन आपको समझ में आए या नहीं आए मेरे को जरूर बताएं। इसीलिए एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, कुछ लोग जो पूछते हैं ना कि सर बिना एनओसी के अगर बीच केस में एडवोकेट चेंज करना तो कैसे होगा, तो भाई वो यहाँ पे मुमकिन होती है वो चीज़। ठीक है, कि जैसे किसी का कोई केस चल रहा है और उसको लग रहा होता है कि भाई कहीं हमारा वकील दूसरी पार्टी के साथ जाके ना मिल गया हो, कभी एविडेंस शेयर ना कर दियो, है ना। तो ऐसा बहुत होता है कि कहीं दोनों वकील अंदर गए और जाके अगली तारीख ले आए, तो ऐसे बेईमानी आ जाती है। और बेईमानी भी क्या आ जाती है, कुछ केस सच्चे भी होते हैं भाई, कुछ एडवोकेट ऐसी बेईमानी कर भी देते हैं। और अगर आप कल को अच्छे लॉयर बन रहे हैं, अच्छे एडवोकेट बन रहे हैं और आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो ये बेईमानी मत करना। कोई आपके भरोसे आके आपको सारी बातें बताता है अपना, इसी उम्मीद से कि आप उसको न्याय दिलवाएंगे, और आप ही अगर दूसरी पार्टी के साथ जाके मिल गए तो फिर उसको बड़ा दुख होता है। देख, पैसे भी गए, टाइम भी गया और मेरे को न्याय भी नहीं मिला, सिर्फ एक घटिया वकील की वजह से। तो एक घटिया वकील का टैग अपने ऊपर कभी मत लगने देना। अपने साथ हमेशा ईमानदार रहना, खुद के साथ हमेशा इंसान को ईमानदार ही रहना चाहिए। तो अगर कोई बीच केस के अंदर अगर अपना एडवोकेट चेंज करना चाहता है बिना एनओसी के, कुछ बार एसोसिएशन क्या करती है, एक रूल बना देती है कि भाई हमारे एसोसिएशन के अंदर क्या होगा, हमारी बार के अंदर क्या होगा, अगर कोई वकील बदलना चाहता है, पहले वाले वकील को हटाना चाहता है, तो पहले वाले वकील से एनओसी लेना पड़ेगा। और फिर जो नया एडवोकेट है वो पहले वाले एनओसी और फिर उसका वकालतनामा मजिस्ट्रेट साहब के सामने ऐसे पेश करना होता है। ऐसा कुछ सीन होता है, पर ऐसा कोई रूल नहीं होता है, कोई कानून के अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है, ये उन्होंने अपना कोई रूल बनाया होता है। ऐसे ये सब पैसे का सिस्टम होता है। तो अगर बीच केस के अंदर अगर एडवोकेट बदलना है तो यहाँ से वो चीज़ मुमकिन हो जाती है। कोई भी प्लीडर, ये कोई भी एक्यूज अपनी पसंद का एडवोकेट कर सकता है। चलो इसके लिए मैं ना आपको अलग से वीडियो दे देता हूँ बना के 10-15 दिन में, कोई नेक्स्ट संडे होगा उसको देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि बीच केस के अंदर कैसे बिना एनओसी के ऐसे एडवोकेट चेंज किया जाता है, तो वहां पे क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या कहता है, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। 301 अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास में पावर होती है कि अगर वो किसी मामले का इंचार्ज है, फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेशन कोर्ट के अंदर और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, उनके पास में पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो किसी मामले का ट्रायल है या फिर इंक्वायरी है या फिर कोई अपील है, वो उस कोर्ट में हाजिर कर सकते हैं बिना वकालतनामा पेश किए, और उस कोर्ट के अंदर क्या कर उसके मामले क्या कर सकते हैं, पैरवी कर सकते हैं बिना वकालतनामा पेश किए। और अगर वहीं पे कोई विक्टिम है जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिला हुआ है और वो अपने पसंद का कोई निजी वकील करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन वो जो निजी वकील है वो किसकी दिशा निर्देश में काम करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दिशा निर्देश में काम करेगा। जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। तू कहे तो भोंकू, तू कहे तो काटूंगा। क्लियर। परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। भाई अगर कोई पुलिस वाला मामले को कंडक्ट करना चाहता है तो वो परमिशन उसको लेनी पड़ेगी कोर्ट से। मजिस्ट्रेट साहब उसको ऐसे परमिशन दे सकते हैं, लेकिन ये वाले रैंक होने चाहिए। इससे नीचे रैंक कौन से होते हैं, सब इंस्पेक्टर, फिर उसके नीचे असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई, फिर हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल। ठीक है, इनको परमिशन नहीं मिल सकती, लेकिन इनको परमिशन मिल सकती है अगर ये चाहें तो। लेकिन अगर वहीं पे एडवोकेट जनरल है, गवर्नमेंट एडवोकेट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन लोगों को तो परमिशन की जरूरत होती नहीं, तो इनको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन के बाद ये क्या कर सकते हैं, मामले को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मामले के अंदर ये खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है तो उसके अंदर मामले को कंडक्ट ये नहीं कर सकते। और अगर कोर्ट इनको परमिशन दे देती है फिर तो इसके पास दो ऑप्शन है, खुद चाहे तो खुद भी मामले को कंडक्ट कर सकता है, और फिर मन में आया कि नहीं खुद ना करके पब्लिक वो कर लेते हैं, प्लेडर कर लेते हैं, तो वो भी कर सकता है। जिस बंदे को गिरफ्तार किया यानी कि जो एक्यूज है उसके पास में पावर होती है। क्या पावर होती है, उसके पास में राइट होता है। क्या राइट होता है कि वो अपने पसंद का एडवोकेट ऐसे कर सकता है। तो तीनों सेक्शन समझ में आए या नहीं आए मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।